नमस्कार, आपका स्वागत है जैस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। 26 जनवरी 2024 को कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में सिर्फ महिलाओं को शामिल किया जाएगा। परेड के अलावा मार्चिंग दस्ता, झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी सिर्फ महिलाएं ही नजर आएंगी। रक्षा मंत्रालय ने मिलिट्री फोर्सेज और परेड में शामिल होने वाले अन्य विभागों को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ साल में आर्म्ड फोर्सेज में जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को कमान देने और भविष्य की लीडरशिप के लिए उन्हें तैयार करने के मकसद से कई बड़े फैसले लिए हैं। पिछले महीने 29 अप्रैल को 5 महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया गया। इन्हें पाकिस्तान और चीन की सीमा पर नियुक्त किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का फैसला 7 फरवरी को हुई डीब्रीफिंग बैठक में लिया गया था। रक्षा सचिव गिरिधर अरमानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सेना, नौसेना, वायुसेना, गृह मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया गया कि गणतंत्र दिवस परेड 2024 में कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान होने वाली टुकड़ियों, झांकी और अन्य प्रदर्शनों में केवल महिला प्रतिभागी ही शामिल होंगी। मार्च में रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में लेटर भी भेजा था। भारत ने इस साल 26 जनवरी 2023 को आयोजित 74वें गणतंत्र दिवस परेड में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और त्रिपुरा की झांकी में नारी शक्ति प्रमुख थीम रखी थी। पहली बार नौसेना की टुकड़ी के 154 सेलर्स का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत ने किया। 3 महिलाओं और 6 पुरुष अग्निवीर पहली बार कर्तव्य पथ पर नजर आए थे। देश को ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप और डायमंड लीग जैसे बड़े कॉम्पिटिशन्स में मेडल दिलाने वाले जावलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने एक और कारनामा कर दिखाया है। नीरज डायमंड लीग में लगातार दूसरा गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। 25 साल के नीरज ने दोहा में चल रही प्रतियोगिता में मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में पहले ही प्रयास में 88 मीटर भाला फेंका। ये नीरज का गोल्ड विनिंग परफॉर्मेंस साबित हुआ। नीरज ने साल 2023 का पहला ही मेडल जीता है। पिछले साल नीरज ने ज्यूरिख में डायमंड लीग में पहला गोल्ड जीता था। 2022 में नीरज ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। जेवलिन थ्रो फाइनल में नीरज चोपड़ा और सिल्वर मेडल विनर चेक रिपब्लिक के जेकब के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। मुकाबले की रोचकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दोनों की जीत हार का अंतर महज 0.04 मीटर रहा। जेवलिन थ्रो फाइनल में हर एथलीट को 6 थ्रो यानी 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। इनमें से बेस्ट थ्रो को गिना जाता है। इस चैंपियनशिप में पहले उम्मीद की जा रही थी कि नीरज दोहा में 90 मीटर से ज्यादा भाला फेंकने का रिकॉर्ड बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोहा में चल रही हवा ने उन्हें ऐसा करने से रोका। नीरज ने भले ही 90 मीटर से ज्यादा का मार्क हासिल ना किया हो, लेकिन देश को गोल्ड जरूर दिला दिया। ब्रिटेन में शनिवार को किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला की ताजपोशी हुई। किंग चार्ल्स की ताजपोशी के दूसरे दिन रविवार रात को विंस्टर कासल में कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। इसमें अमेरिकी सिंगर केटी पेरी, लियोनेल रिची, पॉप ग्रुप टेक दैट सहित कई सेलिब्रिटीज ने परफॉर्मेंस किया। इस कॉन्सर्ट में 20,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। इंडियन एक्ट्रेस सोनम कपूर ने भी इस कॉन्सर्ट में हिस्सा लिया। उन्होंने वर्चुअली होने वाली कॉमनवेल्थ देशों की परफॉर्मेंस को इंट्रोड्यूस किया। प्रोग्राम में सोनम ने स्पेशल गाउन पहना, जिसे भारत और ब्रिटेन के 2 डिजाइनर्स ने मिलकर तैयार किया था। विंस्टर कासल में हुई कॉन्सर्ट में किंग चार्ल्स, क्वीन कैमिला, प्रिंस विलियम, उनकी पत्नी और बच्चे शामिल हुए। प्रिंस विलियम ने कॉन्सर्ट में कहा कि हम सबको आप पर गर्व है। उन्होंने किंग चार्ल्स की पिछली 50 सालों की अचीवमेंट्स के बारे में बताया। इस कॉन्सर्ट में डाउनटाउन एबी फिल्म के स्टार ह्यू बॉर्नविल ने इसे होस्ट किया। इसमें हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज, मैन वर्सेस वाइल्ड के मशहूर होस्ट बेयर ग्रिल्स और सिंगर सर टॉम जोन्स ने भी वर्चुअली मैसेज साझा किया। इसके अलावा रॉयल बैले, ओपरा, रॉयल कॉलेज और रॉयल शेक्सपियर कंपनी ने साथ मिलकर परफॉर्मेंस दी। किंग चार्ल्स की ताजपोशी के बाद रॉयल फैमिली ने एक प्राइवेट लंच भी होस्ट किया। आइए सुनते हैं इस मौके पर प्रिंस विलियम ने क्या कुछ कहा। As my grandmother said when she was crowned, coronations are a declaration of our hopes for the future. And I know she's up there
fondly keeping an eye on us, and she'd be a very proud mother. For all that celebrations are magnificent, at the heart of the pageantry is a simple message: service. My father's first words on entering Westminster Abbey yesterday were a pledge of service. It was a pledge to continue to serve. Pa, we are all so proud of you. रेलवे ने ट्रेन में ऑन बोर्ड पैसेंजर्स की परेशानी दूर करने को लेकर वॉर रूम बनाया है। ये वॉर रूम नई दिल्ली में रेलवे के मुख्यालय रेल भवन में बनाया गया है। इस पर सीधी नजर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की भी रहती है। कई मौकों पर खुद रेल मंत्री आते हैं और यहाँ का जायजा लेते हैं। आइए इस वॉर रूम के बारे में विस्तार में जानते हैं। सातों दिन 24 घंटे काम करने वाले इस वॉर रूम में 6 कंप्यूटर टर्मिनल पर अलग अलग विभाग के कर्मचारी यात्रियों की आ रही परेशानियों को दूर करने में जुटे हैं। इसमें आरपीएफ, कमर्शियल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल विभाग के साथ साथ सोशल मीडिया पर आ रही शिकायतों पर नजर रखने के लिए भी कर्मचारी तैनात हैं। शिकायत सोशल मीडिया के अलावा रेलवे के 139 नंबर पर यात्री दर्ज करते हैं और निपटारा 20 मिनट में करने की कोशिश इन सब की रहती है। डॉक्टर की जरूरत हो या फिर सीट पर बैठे किसी दूसरे मुसाफिर की समस्या, एसी को लेकर परेशानी हो या फिर साफ सफाई की दिक्कत, कोच में पानी ना आ रहा हो या फिर बोगी में टिकट से ज्यादा यात्री के सफर करने का मामला। इतना ही नहीं, कोच में अगर कोई यात्री अपना सामान भूल जाए तो उसको लौटाने तक का काम इस वॉर रूम में बैठे कर्मचारियों ने अंजाम दिया है। बच्ची गुम होने की इत्तला मिली तो आरपीएफ ने उसे ढूंढा और परिवार के सुपुर्द तक किया। आइए सुनते हैं वॉर रूम के इंस्पेक्टर रोहित रॉय ने क्या कुछ बताया। कोई भी पैसेंजर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। रेल मदद एक हमारी एक वेबसाइट है, उसका मोबाइल ऐप है। उसके बाद में 139 कॉलिंग है। उसके बाद आप ट्विटर पे कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू। आप 112 हेल्पलाइन है हमारी, उससे कर सकते हैं और वेब रिपोर्ट से कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, यहाँ से आप कंप्लेंट करते हैं तो हमारे पास ये सभी कंप्लेंट्स जो है सिंक्रोनाइज्ड होके रेल मदद पे आती है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तापी जिले के व्यारा और उकाई में वन विभाग द्वारा वनश्री नाम से एक रेस्टोरेंट शुरू किया गया है, जिसमें आदिवासी पारंपरिक भोजन मिलता है। रेस्टोरेंट में खाना आदिवासी महिलाएं बनाती हैं, जिसका मुनाफा भी उन्हें ही उठाना पड़ता है। इस रेस्टोरेंट की शुरुआत गुजरात सरकार के वन विभाग ने की है। आइए जानते हैं यहाँ की प्रचालक ने इस पर क्या कुछ कहा। वन विभाग ने शुरू करवाया है और उद्देश्य ये है कि महिलाओं को रोजगारी देना और लोगों को घर जैसा सात्विक भोजन देना, ये वन विभाग का उद्देश्य है। हमारे साथ है 10 महिलाएं हैं कुल और आमदनी हम हर शनिवार को देते हैं महिलाओं को। पहले हम 200 रुपया देते थे और सुबह शाम का खाना, और अभी जो सीनियर है उसको 300 रुपया हम दे रहे हैं और जो नई महिलाएं आई है उसको 250 देते हैं। अभी तो सर शुरू किया है ना, इसीलिए हम जो हमारे रसोड़ा में जो वस्तु लाना है, मानो कि थाली, ग्लास, डब्बा, ये चीज हम ले रहे हैं। जो फायदा होता है ना उससे। यहाँ हमारे खास तो हमारी जो आदिवासी खाने पीने है वो रागी का रोटला बनाते हैं, चावल की रोटी बनाते हैं हम, और जो वाड़ा बाजी बोलते हैं हमारे यहाँ, ये हम देते हैं लोगों को। सर ये जो मैंने अभी हमारे यहाँ जो महिलाएं आती है तो एक महिला को देख के दूसरी महिला भी आके बोलती है मुझे भी रोजी दो, मैं भी उसके साथ काम करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं ये तो बता सकती हूँ सर कि जो सरकार ने ये काम किया है, वनश्री बनाया है, तो उससे महिलाओं को रोजगारी मिल रही है और महिलाएं भी खुश है। और वेटिंग में महिलाओं का नाम हमारे पास आ गया है कि मैंने बोला कि जब कस्टमर बढ़ेगा तो हम सभी महिलाओं को रोजगारी देंगे। सनातन धर्म में बिगड़े ग्रहों की चाल सुधारने के लिए ज्योतिषी अक्सर लोगों को रत्न पहनने की सलाह देते हैं। ज्योतिषियों की सलाह पर लोग रत्न खरीदते हैं और उसे पहनते भी हैं, लेकिन रत्न खरीदने के साथ अक्सर मन में उसके शुद्धता को लेकर संशय बना होता है कि बाजार से खरीदे गए महंगे रत्न असली हैं या फिर नकली। लेकिन जल्द ही लोगों को अब इस समस्या से निजात मिल जाएगी। आइए आगे जानते हैं कैसे। रत्नों के गुणवत्ता की जांच के लिए सर्व विद्या की राजधानी कहे जाने वाले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में केंद्र की स्थापना हो रही है। विश्वविद्यालय के सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर में रत्नों और बेशकीमती पत्थरों के जांच के लिए
केंद्र शुरू होगा। इस केंद्र में लोकल व्यवसायी अपने रत्नों की जांच करा पाएंगे। इसकी जानकारी के लिए विश्वविद्यालय में एक बैठक भी हुई, जिसमें इससे जुड़े व्यवसायियों को इसकी जानकारी दी गई। विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अनिल त्रिपाठी ने बताया कि अभी तक रत्नों की जांच के लिए इससे जुड़े व्यवसायियों को मुंबई, सूरत, अहमदाबाद जैसे शहरों का रुख करना पड़ता था, लेकिन जल्द ही वाराणसी सहित पूरे यूपी, बिहार, झारखंड और आसपास के राज्यों के लोग यहां इसकी जांच कराकर ये जान पाएंगे कि रत्न बेशकीमती पत्थर असली है या फिर नकली। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी। आप अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल कर सकते हैं।